यस, हेलो सीएस प्रोफेशनल वालों, हेलो 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 हेलो। आई नो आप सभी लोगों का एग्जाम काफ़ी अभी पास आ गया। हार्डली हार्डली 12 days टू गो। एंड आई नो आपके मन के अंदर अभी कहीं ना कहीं पे एक नर्वसनेस, ये सुन के ही मे भी आपके शरीर पे वो गूज बम्स और ये सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे आना शुरू हो रहा होगा। यू आर फाइनली स्टार्टिंग टू गेट इन द किक दैट बहुत ही पास आ गया यार, अभी जस्ट बचाई इतना है। नाउ कुछ कुछ चीजें आप सभी लोगों के लिए, छोटे छोटे टिप्स, छोटी छोटी एडवाइजरी बिफोर आप आपकी पढ़ाई को, आगे आने वाली पढ़ाई को लग जाते हो। द फाइनल एडवाइजरी वीडियो फ्रॉम माय साइड। अब इसके बाद मैं डायरेक्टली आपके साथ बिफोर एग्जाम गाइडेंस और ऑल द बेस्ट करने के लिए आपके साथ मुलाकात करूंगा। दिस इज द फाइनल काइंड ऑफ गाइडेंस विच आई वांटेड टू प्रोवाइड यू ऑल गाइज। एंड ये है आपकी आगे आने वाले कुछ दिनों को कैसे प्लान कर सकते हो उसके रिलेटेड एक छोटी सी एडवाइजरी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपका जो फर्स्ट एग्जाम है वो ईएसजी का पेपर होता है। काइंडली रिजर्व 3 days फॉर योर ईएसजी पेपर। आपके जो पेपर के लिए दिन आपको रिजर्व करना है दैट इज 29th, 30th एंड 31st मई। ये तीनों दिन ईएसजी के लिए रिजर्व रखना। सर 3 दिन ईएसजी के लिए रिजर्व करना है? यस बेटा, क्योंकि दैट इज योर फर्स्ट पेपर, दैट इज योर फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट पेपर अगर अच्छा चला जाता है ना तो एक टोन सेट हो जाती है और वो टोन आप आगे कैरी फॉरवर्ड करते हो। पहला ही पेपर ऊपर नीचे हो गया ना तो फिर पूरे आगे के पेपर्स को भी डिस्टर्ब करने का एक स्लाइट चांस रह जाता है। इसीलिए इट इज वेरी वेरी एसेंशियल कि आप पहले ही पेपर को बहुत प्यारे तरीके से प्रिपेयर करके जाओ। इसीलिए कंपल्सरीली 3 days रिजर्व करने ईएसजी के लिए। ना सर ईएसजी के लिए 3 days रिजर्व करना ये तो आसान बात है, लेकिन हमें पहले का क्या करना चाहिए इसके बारे में बताइए। आई बिलीव आप लोगों ने ऑलरेडी प्लानिंग बना रखी होगी, क्योंकि मैंने इसका आपको आइडिया पहले भी दिया था लेक्चर्स में। फिर भी मैं आपको वापस एक बार बता रहा हूँ, आपको ये पीरियड बहुत स्मार्टली प्लान करना है। क्योंकि जो बच्चे दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हैं, आपको उन 7 दिनों के अंदर एवरीडे जाके पढ़ के रिवाइज भी करना है। ईएसजी खत्म होगा, सीएफएसएम आएगा, सीएफएसएम के बाद आपका कहीं ना कहीं पे ड्राफ्टिंग आ जाएगा, फिर सीआरवीआई आ जाएगा और फिर सीएमएडीडी आ जाएगा। तो ये जो 5 क्लब में पेपर्स चल रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एंड वाले पेपर्स हैं उनके लिए आप ज्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड या ज्यादा बेटर पोजीशन में थे ताकि आप रिवीजन कंप्लीट कर पाओ। इसीलिए मैं आपको, आई बिलीव आपने आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से आपको किस पेपर को कितना टाइम देना पड़ेगा इसके हिसाब से ऑलरेडी प्लान कर रखा होगा कि आप रिवीजन कैसे कंप्लीट करने वाले हो। लाइक सर मैं सबसे पहले सीआरवीआई को कंप्लीट करूंगा ईएसजी के पहले, क्योंकि सीआरवीआई बहुत बल्कि है, मैं शायद एक दिन में कंप्लीट ना कर पाऊँ। सर मैं शायद सीएमएडीडी को कंप्लीट करना चाहता हूँ, क्योंकि सीएमएडीडी बहुत गैप के बाद आ रहा है, तो उतने गैप के बाद शायद मैं रिकॉल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये आपने आपके हिसाब से आई बिलीव ऑलरेडी प्रायर नोटिस पे प्लान करके रखा होगा। फिर भी एक टिप है, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है आप आपके शेड्यूल के अंदर स्विचेस करके ये मैनेज कर पाते हो, तो ये मैं आपके लिए एक टिप दे रहा हूं कि अगर पॉसिबल होता है तो 3 दिन पहले ईएसजी के रिवीजन के एक दिन पहले, यानी दैट इज गोइंग टू बी योर 28th मई, 20th मई को आप रिजर्व कर दो। आप रिजर्व कर दो, आपके शेड्यूल में कुछ एडजस्टमेंट करके ज्यादा पुश करके अगर आप 28th को रिजर्व करा पाते हो तो बहुत प्यारी चीज हो जाएगी। सर 28th को रिजर्व क्यों करना है? ये दिन किसी एक सब्जेक्ट के नाम नहीं होगा, ये दिन हर बल्कि टॉपिक के नाम होगा जो आगे आके आपको परेशान कर सकता है। देखो सीएफएसएम में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आई बिलीव आपने सीएफएसएम ऑलरेडी सॉर्ट कर रखा हो, क्योंकि वो नेक्स्ट ही पेपर है तो आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे। बट जो आगे आने वाली 3 पेपर है, ड्राफ्टिंग, सीएमएडीडी एंड सीआरवीआई, हर टॉपिक में कुछ ना कुछ बल्कि टॉपिक्स हैं। जैसे आपको पता है कि सीआरवीआई के अंदर सर ये 2-4 टॉपिक्स है, मे बी जो भी आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जो भी चैप्टर्स बड़े हैं वो टॉपिक्स मैंने साइड को निकाल दिए। सर सीएमएडीडी में ये 2-4 बड़े बड़े टॉपिक्स है जिनको रिवीजन करने में बहुत टाइम चला जाता है, उन 2 टॉपिक्स को साइड को निकाल दिया। 2-3-4 जो भी टॉपिक्स होंगे, ड्राफ्टिंग में सर चैप्टर 12 बड़ा है या फिर जो भी 2-4 टॉपिक्स है उनको साइड को निकाल दिया। मेरा एक बास्केट ऑफ टॉपिक्स बन गया इन 3 सब्जेक्ट्स का, सीआरवीआई, सीएमएडीडी, ड्राफ्टिंग। आपको जो भी लगता है जिसकी आपको जरूरत है उसके हिसाब से उसका एक बास्केट बना दिया। ये पूरे के पूरे चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं उस 20th को। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत जाके घुस के करने की जरूरत है, बट यू हैव टू गेट अ फेयर व्यू ऑफ देम, क्योंकि जब आप लास्ट डे रिवीजन में जाओगे तब इन चैप्टर्स पे टाइम वेस्ट नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि अगर तब उस चैप्टर पे आप रुक गए कहानी खत्म हो जाएगी, आपका पेपर के पहले रिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन बल्कि चैप्टर्स को 20th को ही एक फेयर एंड स्क्वायर व्यू देके कंप्लीट मार लो, क्योंकि अगर आपने उनको तब कंप्लीट मार दिया तो रिवीजन जब वो पेपर आएगा उसके पहले वाले रिवीजन में शायद आप उन चैप्टर्स को बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाओगे जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा, और आप आपके बाकी चैप्टर्स को जस्टिस दे पाओगे। सो आपके ऊपर है कि एक दिन रिजर्व करो और वही बल्कि चैप्टर्स लेना जो सीआरवीआई, सीएमएडीडी या ड्राफ्टिंग में जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है आपको जरूरत है उसके हिसाब से, या सारे। सर आपने क्या किया था? मैंने तो तीनों सब्जेक्ट्स के बल्कि चैप्टर्स उठाए थे। जैसे आईबीसी में मुझे पता है आईबीसी का एक मेन कोर टॉपिक है, मेन कोर चैप्टर है जो आपके सबसे पहले बात करता है सेक्शन 1 से लेकर कहीं ना कहीं पे सेक्शन 32 तक जाता है। वो एक मेन टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने चैप्टर उठा लिया था। सीआरवीआई में सर 1-2 टॉपिक्स जो बहुत बड़े हैं वो
उठा लिया था। ड्राफ्टिंग में चैप्टर 12 काफी बड़ा है तो उसको उठा लिया था। ड्राफ्टिंग में और कोई थर्ड चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है उसको उठा लिया था। सीएमएडीडी में वो ड्यू डिलीजेंस वाले पार्ट थोड़े बड़े लगते थे मुझे, उनको उठा लिया था। बीच में वो सेक्रेटरियल क्या कहते हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और वो कंपाउंडिंग और एडजुडिकेशन, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स है रिवीजन के टाइम पे, तो उनको उठा लिया था। क्योंकि वो जो चैप्टर्स है जो मेरा टाइम कंज्यूम करने वाले हैं, पीयर रिव्यू भी कहीं ना कहीं पे बहुत टाइम खाता था, तो उसको उठा लिया था। तो ऐसे सारे चैप्टर्स का एक बास्केट बना के मैंने 10-12 चैप्टर्स बनाए थे। इट इज नॉट ईजी। इस सारे 10 से 10 के 12 चैप्टर्स बहुत बड़े हैं और इनको एक दिन में टारगेट करना इज नॉट अ जोक। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट फिर भी उन बास्केट ऑफ चैप्टर्स को एक रियलिस्टिक टारगेट में डाल के आपने डिटेल में कवर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी आगे आने वाली जर्नी थोड़ी सिक्योर हो जाएगी। देन सर, ये कंप्लीटली ऑप्शनल प्लानर है ईएसजी के लिए, आपको फॉलो करना है तो कर सकते हो, नहीं तो आप आपके हिसाब से भी बना सकते हो। मैंने मेरे एनालिसिस के हिसाब से मेरे टाइम पे जैसे किया था वैसे ही आपको एडवाइजरी देने की कोशिश कर रहा हूँ। सर 3 डेज बचे हैं एग्जाम को। सबसे पहले पार्ट सी कंप्लीट कर लो। पार्ट सी के अंदर कौन से आते हैं, 19, 20 कंप्लीट कर लो। फिर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11 इनको कंप्लीट कर लो। सर ये कहीं ना कहीं पे सारे चैप्टर्स तो ऐसे चैप्टर्स है थोड़े ड्राई नोट पे लग रहे हैं सर हमको। हाँ मुझे पता है ये सारे चैप्टर्स थोड़े ड्राई नोट पे चलते हैं, इसीलिए इनको पहले ही उड़ा दो, इनको पहले ही दिन जाके उड़ा दो। सीक्वेंस आपके हिसाब से रखो, आपका इंटरेस्ट मैच करते हुए। एक बोर चैप्टर एक अच्छा चैप्टर, बोर चैप्टर अच्छा चैप्टर, जैसे भी आपको रखना है। बट मेक श्योर ये ड्राई चैप्टर्स पहले ही दिन पे उड़ जाते हैं। क्यों सर इनको पहले दिन में क्यों उड़ाना है बताता हूं। क्योंकि नेक्स्ट दिन जब आपके एग्जाम का पहले वाला दिन है उसको आपको डिटेल में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे पार्ट बी, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, 3, 4 के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उनको रखना है एक साथ। 8, 12, 13, 15, 16, 12, 13, 15 आपको कहीं ना कहीं पे 17 भी इनफैक्ट और 14 में इनफैक्ट आपको एक रिलैक्स नोट देते हैं। रिलैक्स एज इन कोई टेंशन नहीं है, ये चैप्टर आते भी हैं और चले भी जाते हैं, समझ में भी नहीं आता है। बड़े सीएसआर का चैप्टर भाई आधे घंटे में रिवाइज हो गया, एनवायरमेंट का चैप्टर आधे घंटे में हो गया, 15 चैप्टर चलो 45 मिनट्स में कंप्लीट हो गया। सर 17 चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं, चलो वो भी 45 मिनट्स में कंप्लीट हो गया। तो आपको पूरा का पूरा टाइम मिल जाता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। पार्ट बी 3, 4, 8, 12 क्या कह रहा हूं आपको, 16, इन सारे इंपॉर्टेंट कोर चैप्टर्स के लिए टाइम मिल जाता है। तो वो आपको एक एज देता है। सर पूरा सिलेबस तो 2 दिन में ही उड़ा दिया हमने, हाँ पूरा सिलेबस 2 दिन में ही उड़ाना है। सर आखिरी दिन में क्या करना है, लास्ट दिन में सारे चैप्टर्स का क्विक रिकैप करना है। क्या करना है, सारे चैप्टर्स का। अभी क्विक रिकैप में आपको डिटेल में जाके पढ़ना नहीं होता है। क्विक रिकैप में गए, अभी तुमने 2 दिन पहले ही सब कुछ पढ़ रखा है तो तुम्हें कहीं ना कहीं पे सब कुछ याद आ रहा होगा। बस खोल दो बुक, अपना स्क्रैप खोल दो और स्क्रैप में देखो सारे पॉइंट याद 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 होते जा रहेगा। एकदम पटापट रिवीजन होती है। आपको लग रहा होगा कि सर टाइम लगेगा, नहीं होता, एकदम फटाफट रिवीजन खत्म हो जाती है, आपको समझ में भी नहीं आता है। क्विक रिकैप में सारे के सारे चैप्टर्स आपके क्विक रिकैप में खत्म हो जाएंगे। सर क्विक रिकैप करना है सारे चैप्टर्स का, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको जस्टिस देना ही, चाहे वो पार्ट बी का हो, पार्ट सी का हो, पार्ट 3 का हो, किसी भी का भी हो, नहीं चैप्टर 3 का हो, उनको थोड़ा जस्टिस देके स्क्रैप वर्क स्लो से करके सारे पॉइंट्स रिकॉल हो रहे कि नहीं हो रहे देखते हुए चलना। बढ़िया है, ये आपको मैनेज कर सकते हो। एंड टेक अ गुड स्लीप, प्लीज प्लीज प्लीज। ईएसजी के पेपर को स्लीप कॉम्प्रोमाइज करके मत जाना, टेक अ गुड स्लीप। मैं ईएसजी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल ही नहीं रहा हूं, मैं आपके आगे आने वाली 7 डेज की जर्नी के हिसाब से बात कर रहा हूं। आगे आने वाली 7 डेज में आपको डायरेक्टली एक अच्छी स्लीप मिलने वाली है। कहाँ पे, आपके ओपन बुक के पेपर के पहले, उसके पहले ना बोलोगे तो भी स्लीप में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होने ही वाला है। तो ईएसजी के पेपर को ही अगर आप अच्छे से स्लीप लेकर नहीं गए तो आप आपके लिए जर्नी 8 दिन की बना दोगे, यानी और एक दिन जगना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो वर्थ इट नहीं है। तो ईएसजी के पहले एक अच्छी खासी स्लीप लेके आपको जाना ही जाना चाहिए। सर पेपर के दिन पे क्या करना है आपके ऊपर है। मैं तो यूजुअली पेपर के दिन पे उठता ही थोड़ा सा, ईएसजी के दिन पे तो उठा ही थोड़ा सा लेट था क्योंकि सारी पढ़ाई आराम से कंप्लीट कर चुका था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से कुछ ऐसी चीजें लगी तो मैंने बस एक बार ऊपर से देख लिया था, क्योंकि पेपर तो सुबह सुबह होता है, बहुत ज्यादा टाइम मिलता नहीं है। तो उस दिन आप क्या करना चाहते हो दैट इज अप टू यू। आप थोड़ा नॉर्मल उठ के थोड़ा सा फ्रेशन अप होके जो कोई 1-2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिछले दिन के बच्चे थे उनको कवर अप करके भी जा सकते हो। दिस इज ऑप्शनल, आप आपके हिसाब से भी प्लान आउट कर सकते हो। देन सर कुछ चीजें जो मुझे आपको बतानी है, ड्रिंक एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर। आगे आने वाले दिनों में बहुत गर्मी बढ़ गई है, सब कुछ हो गया है, बहुत पानी पियो, हेडेक्स हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, इट विल रिजल्ट इन हैम्परिंग योर प्रिपरेशन। सो अच्छे खासे अमाउंट ऑफ पानी पियो एंड आउटसाइड फूड वगैरह भी अवॉइड करो। आगे आने वाले 10-12 दिनों के लिए प्लीज आउटसाइड फूड वगैरह मत खाना, कुछ मीठा मत खाना जिससे नींद आए, अच्छी चीजें खाना। बहुत ज्यादा सर कॉफी वगैरह पी लेते हैं, ऐसा भी मत करना। जो नॉर्मल रूटीन है उसी को रखना, लेकिन आउटसाइड फूड और स्वीट आइटम्स को थोड़ा सा, फ्राइड आइटम्स को थोड़ा एक अगले आने वाले 10-12 दिनों के लिए साइड को रखो। हेल्दी खाना खाओ ताकि आपकी हेल्थ पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। एंड लास्ट चीज जो आप सभी लोगों के लिए फिर अब मैं बातें करने के लिए आया हूं, इट वाज नेवर अबाउट
बीन परफेक्ट, बीन रह गया मेरा, कोई बात नहीं, इट वॉज नेवर अबाउट बीन परफेक्ट और 100% रेडी, इट वॉज ऑलवेज अबाउट ट्राइंग। ये आपके लिए मैसेज है। क्या कहना चाहता हूं मैं यार, देखो यार, अभी एक बात समझ लो, ये जर्नी कभी भी इस तरीके से बनी ही नहीं थी कि आप आपके 100% स्टेज पे प्रिपेयर्ड हो, अब मैं 110% परफेक्ट स्टेज पे हूँ और मैं अब जाके पेपर देने वाला हूँ। इसके लिए जर्नी कभी बनी ही नहीं थी। इट वॉज नेवर अबाउट बीइंग परफेक्ट, कभी था ही नहीं सर मैं इतना रेडी हूँ, इतना रेडी हूँ कि मैं पेपर के लिए जाने के लिए एकदम उतावला हो रहा हूँ। ऐसी कभी स्टेज जीवन में आती ही नहीं है। दिस इज द बेस्ट पार्ट। आपको कितना भी टाइम दिया जाए, आपको ऐसा ही लगता है कि और टाइम होना चाहिए, और टाइम होना चाहिए। सो इट इज नेवर अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट वॉज नेवर अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट वॉज नेवर एवर अबाउट बीइंग 100% रेडी, इट वॉज ऑलवेज अबाउट ट्राइंग। वो हमेशा से हमेशा था, मैं कोशिश कर रहा हूं परफेक्ट बनने की, मैं कोशिश कर रहा हूं ट्राई करने की, और आपको वही जारी रखना है। कभी भी सेकंड थॉट्स आते हैं, क्या मैं प्रिपरेशन पूरी कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, क्या होगा नहीं होगा, आपने आपको याद दिला देना, इट वॉज नेवर बीन अबाउट परफेक्ट। आज मैं तुमको कह देता हूं, तुम्हें एग्जाम से यहां से आगे 2 साल मिलने वाले हैं, तुम फिर भी 2 साल बाद जब पेपर का पहले दिन होगा तब तुम यही बताओगे सर आज भी नहीं लगता 100% परफेक्ट तो सब कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इट वॉज नेवर अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट वॉज ऑलवेज अबाउट ट्राइंग। आपने कोशिश करनी थी एंड आपने वो कर ली है, आप कर रहे हो और आगे भी करने वाले हो। आगे आने वाले पूरे दिनों में पढ़ाई जी जान से करो, जी जान से करो, बट ये सेकंड थॉट्स कभी भी मत आने देना क्या मुझे और प्रिपरेशन करनी चाहिए, थोड़ा और प्रिपेयर कर लूं क्या, ना। इट इज ऑलवेज अबाउट जस्ट बीइंग देयर, इट इज ऑलवेज अबाउट जस्ट बीइंग ट्राइंग एट दैट प्लेस। अगर आप कोशिश सही कर रहे हो तो रिजल्ट भी सही ही आने वाला है। तो इस फेज में ऑफकोर्स सीधी सी बात है, थोड़े से डाउट्स, थोड़ा सा सेल्फ डाउट, थोड़ा सा रिजल्ट का डर बीच बीच में आएगा, एंजाइटी बीच बीच में आएगी, थोड़ा सा परेशान करेगी, लेकिन उसको अपने दिमाग के अंदर घुसने मत देना। उसको अपने दिमाग से जितना हो सकता है उतना बाहर रखो। जब भी वो थॉट दिमाग के अंदर आता है, इमीडिएटली कुछ और सोचो। इमीडिएटली चाहे अपने मम्मा पापा के बारे में सोच लो, इमीडिएटली चाहे तो कोई गाना सुन लो मोटिवेशनल, कुछ भी कर लो, लेकिन डोंट लेट दैट थॉट एंटर यू। वो थॉट जैसे ही एंटर करता है वो धीरे धीरे टाइम खाने लगता है। जस्ट डोंट वेस्ट टाइम ऑन इट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योरसेल्फ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सुपर डुपर फाइन। आप बहुत प्यारे तरीके से आगे इस पेपर को फोड़ने वाले हो। इसी इंटेंशन के साथ जाओ। आप आपके आने वाले अगले 7 दिन जो एग्जाम के होंगे उनमें बहुत प्यारे तरीके से मेहनत करने वाले हो, बहुत प्यारे तरीके से रिजल्ट लाने वाले हो। यही चीजें दिमाग के अंदर रहने दो और अगले आने वाले ये जो 12 दिन है, अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हो, लग जाओ, जी जान लगा दो, कोई टेंशन मत लो। जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, बुरा कभी होता ही नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज नहीं देख पाते, कल जाके समझ में आ जाता है जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। तो बिंदास तरीके से जाओ, पढ़ाई करो। अभी मैं आपके साथ लास्ट फाइनल मैसेज में आपके एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले आपसे मुलाकात करने के लिए आऊंगा फॉर द वन लास्ट फाइनल मैसेज बिफोर ESG पेपर्स एंड योर ऑल पेपर्स। और उसके बाद एग्जाम के बाद आपके साथ मुलाकात करने फिर से आऊंगा। एंड तक आपका साथ देने का वादा किया है, एंड तक आपका साथ दूंगा। पेपर खत्म होने के बाद भी मैं आपके लिए ही हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जाइए, मजे करिए, पढ़ाई करिए एंड मेक श्योर यू आर ट्राइंग हार्ड। आप सभी लोगों के लिए एक ही मैसेज है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, दिस हैज बीन द अल्टीमेट मैसेज। कीप वर्किंग हार्ड, कीप पुशिंग योर लिमिट्स एंड नेवर एवर बी शाय टू पुट इन द रिक्वायर्ड एफर्ट्स। आप सभी लोगों के साथ ऐसी मुलाकात होगी, ऐसे ही अगले से प्यारे से सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।